बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने रोड वर्क्स की एक्टिविटीज़ बनाई थी, उसकी अब हम ड्यूरेशंस सेट कर रहे थे। इसके लिए अब एक्सकेवेट एंड सुटेबल सरप्लस मटेरियल, इसमें हमारा जो बिल नंबर 1 था, इसमें एक्सकेवेट अनसूटेबल सरप्लस मटेरियल, इसकी हमारी क्वांटिटी 37 लाख क्यूबिक मीटर है। 37 लाख क्यूबिक मीटर। तो अगर हम इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 ईयर में कंप्लीट करना है। तो अगर ये 1 ईयर में कंप्लीट करना हो तो एक्सकेवेशन जो है मुझे वो तकरीबन 1 ईयर स्पैन के जो एक्सकेवेशन है उसको तकरीबन मुझे 3-4 महीने में ख़त्म कर लेना चाहिए। तो अगर मैं इसको 120 डेज़ करता हूँ तो 37 लाख डिवाइडेड बाय 120 डेज़, तो 31,000 क्यूबिक मीटर पर डे। और 31,000 क्यूबिक मीटर पर डे के लिए अगर एक एक्सकेवेटर मेरा 600 क्यूबिक मीटर करता है तो मुझे 52 एक्सकेवेटर्स चाहिए होंगे। मतलब ये बहुत बड़ा काम है। या फिर मुझे ये 1 क्यूबिक मीटर वाला है, अगर मैं 1.5 क्यूबिक मीटर वाला करता हूँ तो 900 क्यूबिक, तो भी मुझे 35 एक्सकेवेटर्स लगाने होंगे। तो 120 कम होंगे। अगर मैं 150 करता हूँ तो, और यहाँ पे मैं 6 ही करता हूँ तो 42 एक्सकेवेटर्स तब भी मुझे लगाने पड़ते हैं। और अगर 1.5 क्यूबिक मीटर वाला करता हूँ तो फिर मुझे 28, मतलब ये फिर भी कुछ रीज़नेबल है। मैं इसको 150 डेज़ सेट कर लेता हूँ। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट जो है ये मैं भी जनरल कर रहा हूँ। एक्सकेवेशन या जो इक्विपमेंट है वो सब मैं एक दफ़ा आखिर में फिर सेट करूँगा, क्योंकि जो फाइनल प्रोग्राम है उसके लिए मुझे बार बार रीआइट्रेशन करनी होगी। हर चीज़ को बार बार चेक करना होगा, उसको देखना होगा कि इक्विपमेंट फिजिबल है नहीं है, इतना पॉसिबल भी है कि इतना इक्विपमेंट डिप्लॉय किया जा सके, क्योंकि 11 किलोमीटर्स हैं, उसमें मैं इतने ज़्यादा इक्विपमेंट तो डिप्लॉय नहीं कर सकता। और इसी तरह मुझे ये भी देखना होगा कि एक्सकेवेशन ही मैं करता रहूँगा तो बाकी एक्टिविटीज़ कब पूरी करूँगा, वो फिजिबिलिटी भी मुझे चेक करनी है। इसके अलावा साइट की सिचुएशंस भी होती हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि ये हिली एरिया है और हिली एरिया में जो है वो बिल्कुल हिली एरिया भी नहीं है, सेमी हिली एरिया है। KPK की एक जगह है। तो बहरहाल वहाँ पर डीप गॉर्जेस भी हैं, फिर कट एरिया है, तो इतना इक्विपमेंट वहाँ मूव भी कर सकता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। तो इस हिसाब से ड्यूरेशन भी सेट करनी होगी, तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करना है। फिर वहाँ पर वेदर कंडीशंस को भी कंसिडर करना होगा। अगर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो भी काम नहीं हो सकेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे सब कुछ सेट करना है। अच्छा, अब जो फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट है, ये फिल की जो क्वांटिटी है इसमें यहाँ पे इन्होंने सब कुछ, ये टोटल 10 लाख क्यूबिक मीटर है, जिसमें तमाम फिल शामिल है। और इसमें अगर स्ट्रक्चर्स निकाल दें तो ये जो रोडवे है और बोरो है वो मिला के तकरीबन, मतलब स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन अगर इसमें से निकालें तो ये 6 लाख क्यूबिक मीटर बनती है, तकरीबन 6.25 लाख क्यूबिक मीटर। तो फिल मतलब है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, कट एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर डोमिनेट करता है। तो इन केस अगर मैं इसको 180 डेज़ देता हूँ तो 180 डेज़ के लिए अगर मैं 1 लाख क्यूबिक मीटर डिवाइडेड 10 लाख, तो ये 5,600 क्यूबिक मीटर पर डे बनेगा, जो कि कोई बहुत ज़्यादा
टारगेट नहीं है, ये इजीली अचीवेबल है। और जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है वो इट्स क्वाइट गुड इनफ के वो उसके लिए तो ये बचों वाली बात है। तो बाकी अल्लाह के हुक्म से हर काम होता है। तो 180 डेज़ अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये इसके लिए ठीक है। अच्छा, सब ग्रेड प्रिपरेशन इन अर्थ कट, सब ग्रेड प्रिपरेशन इसके लिए अगर मैं देखूँ तो 1,94,000 मतलब 2 लाख क्यूबिक मीटर है। और ये सॉरी स्क्वायर मीटर है ये सब ग्रेड प्रिपरेशन में। ये क्यूबिक मीटर नहीं है, ये इट शुड बी स्क्वायर मीटर। बहरहाल स्क्वायर मीटर के लिए अगर ये डेली जो हमारा टिपिकल सेक्शन है वो 7.3 प्लस 1 8.3 और +3 11.3 और 11.3 और ऐड करें तो 11.6 और 1 ये भी ऐड करें 12.6 बनता है। और 12.6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 25.2। तो 25.2 मीटर विड्थ हो अगर, और 25 मीटर विड्थ 25.2 हो और उसकी जो लेंथ है वो डेली अगर 120 मीटर भी करें इंटू 120 मीटर उसकी तो 3000 स्क्वायर मीटर। और इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ 64 डेज़, मतलब अगर डेली 120 मीटर की रीच भी अगर ये सब ग्रेड बनाते हैं तो 64 डेज़ में काम हो जाएगा। मैं इसके लिए फिर भी 90 डेज़ क्वेश्चन रख के पुट कर देता हूँ। इसको शेड्यूल करूँगा तो इस सॉर्ट ठीक है। अच्छा, इसके बाद ग्रैनुलर सब बेस, इसका मैं अब मेरे पास क्वेश्चन है क्योंकि एक्सकेवेशन मेरी यहाँ फिनिश हो रही है और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट की एक्टिविटी मेरी आगे तक जा रही है। तो सब ग्रेड अर्थ कट में मैं इसके मेरे पास यहाँ पर कुछ एरिया बच जाता है तो मैं इसको 30 डेज़ का फिनिश टू फिनिश बढ़ा सकता हूँ क्योंकि कट एरिया यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। लिमिटिंग कट एरिया है वही क्रिटिकल होगा। अच्छा, 55 डेज़ या मैं इसको 150 कर दूँ अगर तो ये भी ठीक है। और इसको मैं 30 करता हूँ तो ड्यूरेशन कुछ रिड्यूस हो जाएगी। अभी ऐसे मज़ीद और करनी चाहिए क्योंकि इतना लैग वैसे सूटेबल नहीं रहेगा। इसको मैं 15 डेज़ कर। अच्छा, इसके बाद ग्रैनुलर सब बेस है। सब बेस के लिए अब हम सब बेस की क्वांटिटी देखते हैं तो कितनी है। अच्छा, सब बेस हमारे पास है 11 मतलब 1,11,000 या 12,000 क्यूबिक मीटर। तो अगर मैं इसको 90 डेज़ देता हूँ तो दिस डिवाइडेड बाई 90 मैं 1200 क्यूबिक मीटर पर डे। सब बेस थोड़ा सा अचीव करने में टाइम लगता है
1200 क्यूबिक मीटर अचीव करना डेली का कोई इतना बड़ा टारगेट है नहीं। इसको मैं 90 डेज़ कर देता हूँ और इसको शेड्यूल भी कर देता हूँ। और इस पर अलबत्ता अगर मैं इसको मैं 120 भी कर दूँ तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये आगे इतना दिन नहीं जा रहा। अच्छा, सब ग्रेड के साथ इसका मैंने किया, इसको भी मैं 120 करूँगा तो फॉरवर्ड मूव नहीं होगा बल्कि बैकवर्ड मूव होगा और सब बेस भी पीछे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एग्रीगेट बेस कोर्स। एग्रीगेट बेस कोर्स जो है हमारे पास वो टोटल इसमें 80,000 क्यूबिक मीटर है। इसको भी अगर मैं 120 डेज़ करता हूँ तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 667 कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, ये भी 120 डेज़ हो जाएगा। 15 डेज़ का लैग है, पीछे मैंने प्राइम कोड ये जितना एग्रीगेट है उतना ही चलेगा। उसके बाद एस्फॉल्टिक बेस कोर्स है। एस्फॉल्टिक बेस कोर्स का जो मेरे पास था ये हमारे पास 33,000 क्यूबिक मीटर है। अगर मैं इसको 120 डेज़ देता हूँ तो 279 क्यूबिक मीटर पर डे, तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इजीली अचीवेबल है। इसको भी मैं 120 डेज़ सेट करता हूँ और टैग कोड भी 120 डेज़ है। अलबत्ता वेरिंग को मैं 60 डेज़ कर देता हूँ और इसको 30 डेज़, इसको मैं अलबत्ता 15 डेज़ मैक्सिमम करता हूँ। और ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट को भी मैं 60 डेज़ ही दूँगा, इजीली अचीवेबल है। और 30, ठीक है 30 होना चाहिए। अच्छा, अब मेरा रोड वर्क जो है ये सारा मिला के 275 डेज़ पर चला जाता है और मेरे पास 360 डेज़ है। मुझे ये सारा 19 डेज़ में कंप्लीट ही करना है। ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आखिर में ये एक्टिविटी मैं ऐड करता हूँ जो होगी कंप्लीशन ऑफ रोड वर्क्स। और ये टीएसटी और वेयरिंग कोर्स दोनों का पर ये डिपेंड करेगी और ये एक माइलस्टोन एक्टिविटी होगी, फिनिश माइलस्टोन, ताकि मुझे इजीली पता लग जाए कि इस एक्टिविटी या ये सेक्शन जो है ये कब कंप्लीट हो रहा है। ये 2 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, रोड वर्क सब हमारा कंप्लीट है। ड्यूरेशन भी उसकी जनरली मतलब मैंने एक आइडिया के हिसाब से कंप्लीट कर लिया। फिर अब हमें इसके रिसोर्सेज चेक करने होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉक्स कलवर्ट्स पर, जो कि सबसे टफ काम है। अच्छा, ये जो कलवर्ट है ये 3x3 की है और 2 सेल है। जनरली जो हमारे पास है वो 3x3 सिंगल सेल, 2x2 सिंगल सेल, 3x3 4x4 की एक बड़ी कलवर्ट है, बाकी 3x3 है, 4x4 4x4 3x3 4x4। अच्छा, ये 3x4x4 मतलब एक आधी कलवर्ट जो है, जो कुछ कलवर्ट्स हैं वो उनका साइज़ ज़्यादा है, बाकी जनरली जो है कलवर्ट्स उनका साइज़ तकरीबन 4x4 या 3x3 है। तो मैं इन एक्टिविटीज़ का साइज़ देता हूँ 3x3 या 4x4 के हिसाब से, ताकि
इनको इनको कॉपी पेस्ट किया जा सके एक्टिविटीज़ को। अच्छा, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कलवर्स की लेंथ डिटेल, इस शीट में हमारे पास साइज़ था लेकिन लेंथ प्रोवाइड नहीं की गई थी। एक दूसरी शीट है उसमें कलवर्स की लेंथ भी प्रोवाइड की गई है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि जनरली जब हम न्यू प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं तो इतनी वर्किंग अवेलेबल नहीं होती। ये क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन प्रोसेस है, ये सिर्फ एक वीओ के लिए अलग से एक प्लान बनाया जा रहा है, तो इसके लिए क्यूएस डिपार्टमेंट ने डिटेल से वर्किंग की हुई है। अब ये कलवर्ट्स हैं, इन कलवर्ट्स की लेंथ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम पहले 2x3x3 ये कलवर्ट देख रहे हैं, अब ये 30 मीटर लेंथ है। तो 30 मीटर लेंथ जो है वो 1 गो में की जा सकती है। वैसे तो 15-15 मीटर की लेंथ में करते हैं। अब ये 56 मीटर की लेंथ है, ये एक गो में नहीं हो सकती। इसी तरह ये 30 है, ये चलें हम इसको कर सकते हैं। 54 है, ये 2 साइड्स होंगी इसकी, हाफ पोर में की जाएगी, मतलब हाफ बैरल पहले बना लिया जाएगा फिर दूसरा हाफ बाद में बनाया जाएगा। ये 44 है, ये भी एक उसमें नहीं कर सकते हम, क्योंकि 15 वैसे जनरली ये होता है कि 15 मीटर की जो दीवार होती है उसके बाद गैप जॉइंट देना लाजमी होता है। तो 30 मीटर में भी एक जॉइंट आ जाता है, लेकिन जो 70 मीटर है, 55 मीटर है, इसमें तो डेफिनेटली इसमें जॉइंट्स आएंगे। तो ये मुझे इसको हाफ लेफ़्ट साइड और राइट साइड इसके दो मुझे एक्टिविटीज़ के वो WBS बनाने होंगे, ये एक में कवर नहीं करेंगी। लेकिन बाकी जितनी कलवर्ट्स हैं उनको जनरली मैं एक उसमें बना लेता हूँ, क्योंकि वो 30, 35, 36, 31 इतने उसमें आ रहे हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन है, ये इसको मैं 5 दिन दे देता हूँ। वैसे ही 5 दिन से भी कम में हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कट एरिया है तो इस पर नहीं पता कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको 5 दिन कर देता हूँ। जो फिल है ये 2 दिन में हो जाता है, वैसे 1 दिन में होता है, मैं 2 दिन दे रहा हूँ। लीन कंक्रीट 1 दिन में हो जाती है, इसको मैं 1 ही दिन देता हूँ। बेड स्लैब जो है ये इसमें होता है कि तकरीबन इसका 2 दिन में स्टील लगेगा, फिर 1 दिन में इसकी फॉर्म वर्क लगेगी और कंक्रीट भी उसी दिन हो जाएगी, तो मैं इसको 5 दिन रहने देता हूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर ये साइट पर इसको एक पोर में नहीं किया जाता, हाँ, तो उस सूरत में ये होगा कि इसको हाफ पोर्शन में किया जाएगा, फिर ये डबल ड्यूरेशन लेगा। अभी मैं इसको 5 ही रहने देता हूँ, 6 कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 2 सेल्स में स्प्लिट करूँगा मज़ीद। दूसरा, इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स तकरीबन इसमें 3 एक दिन लग जाते हैं, उसका सरिया बांधते हैं, फिर उसकी शटरिंग करते हैं, और 1 दिन उसका पोर हो जाता है। 1 दिन में फॉर्म वर्क हो जाएगी, 1 दिन उसका पोर होगा और अगले दिन उसकी शटरिंग खुलेगी। तो तकरीबन इसको भी 6-7 दिन लग जाते हैं, मैं इसको 6 दिन कर देता हूँ। वॉल्स प्लस टॉप स्लैब जो है इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन इसका सरिया लगेगा, क्योंकि दीवार का भी सरिया और छत का भी सरिया, और छत के सरिये के बाद फिर इसकी शटरिंग शुरू होगी। शटरिंग भी इसकी छत की साथ होगी, तो पूरा बॉक्स बनेगा शटरिंग का। तकरीबन 4 दिन शटरिंग बॉक्स के होंगे, 8 दिन हो गए, और 1 दिन कंक्रीट और खुलने के लगेंगे, तकरीबन 9 दिन हो गए। मैं इसको 10 दिन कर देता हूँ। विंग वॉल जो है वो इसी तरह हमारा 2-3 दिन में बेड हो जाएगा, और इसकी हाइट 4 है, तो 3 मीटर हाइट है, तो 3 दिन और 2 इसमें इसको तकरीबन मैं 10 दिन कर देता हूँ। 4 दिन में तकरीबन बेड होगा, और 3 दिन में बेड होगा, और 3 और 3 6 2 पोर हम इसको करते हैं।
6 दिन में इसके हमारे मतलब 3 दिन में एक पोर होगा, फिर 3 दिन में एक और पोर होगा और शटरिंग खुलेगी। तो तकरीबन 9 दिन हो गए, मैं तकरीबन 10 दिन इसको कर देता हूँ क्योंकि इसकी फिर एक्सकेवेशन वगैरह भी होती है। बैक फिलिंग को मैं तकरीबन 10 दिन कर देता हूँ। ये लिमिटिंग इतना नहीं है, लेकिन बैक फिलिंग अगर हाइट ज़्यादा है तो 10 दिन कर देता हूँ। और अप्रोच स्लैब जो है वो 2 दिन में सरिया भी लग जाता है, वो भी हो जाता, फॉर्मर भी लग जाती है, फिर कंक्रीट होती है 3 दिन में एक साइड और 3 दिन में दूसरी साइड। और ये कंस्ट्रक्शन की बजाय ये कंप्लीशन ऑफ बॉक्स कलवर्ट है। तो ये कंप्लीशन ऑफ बॉक्स कलवर्ट है, ये माइलस्टोन की एक्टिविटी है, फिनिश माइलस्टोन की। अच्छा, अब हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें ये इस पर डिपेंड करेगा। लीन कंक्रीट कंपैक्टेड फिल के बाद होगी, बेड स्लैब लीन के बाद होगी, वॉल्स जो हैं वो इसके बाद होंगी, टॉप स्लैब इस पर होंगी, विंग वॉल्स टॉप स्लैब होने के बाद होंगी, बैक फिलिंग विंग वॉल्स के बाद होंगी, फोर स्लैब बैक फिल के बाद होगी और कंप्लीशन इसकी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक कलवर्ट का आ गया है और एक कलवर्ट 56 डेज़ ले रही है, जो कि बहुत ज़्यादा दिन है। इसकी ड्यूरेशन कम करनी चाहिए, ज़्यादा दिन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। 50 कलवर्ट्स हैं और एक साल में नहीं हो सकता। तो एक्सकेवेशन को मैं 3 डेज़ करता हूँ, ग्रैनुलर एक ही दिन में हो जाएगी, लीन कंक्रीट एक दिन में होगी, इस पर चलो 2 दिन ठीक है। एक ही दिन में बेड स्लैब 5 दिन में, वॉल्स 6 दिन ठीक है। इसको मैं वॉल्स प्लस टॉप स्लैब 8 दिन कर देता हूँ, इसको मैं 6 दिन ठीक है, इसको 5 दिन करता हूँ। ये 10 ठीक है और ये 10 ठीक, 50 डेज़ एक कलवर्ट हो रही है। इसमें अलबत्ता विंग वॉल शामिल है तो इतना कोई इशू नहीं है। 25 दिन बेसिकली 24 डेज़ में एक कलवर्ट कंप्लीट हो रही है।